हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक का थर्ड वीडियो है। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। और अगर आपको मेरे पिछले लास्ट 2 वीडियोस इस टॉपिक के देखने हैं और आने वाले वीडियोस भी आप चाहते हैं आपके पास आते रहें, नोटिफिकेशंस आते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। और आपकी कोई सुझाव हो, सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, ये लिबरल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट चल रहा है, भारतीय राज्य के स्वरूप का उदारवादी दृष्टिकोण, जिसमें कि मैं इसका बेसिक मीनिंग और ये 3 पॉइंट्स करा चुका हूं। मैं चौथे पॉइंट से आज शुरू करूंगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं चाहूंगा खासतौर से कि वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उन्हें आसानी रहेगी। जो चाहे वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लिया आपने? ठीक है। आप क्योंकि मुझे चौथे पॉइंट से कराना है, तो मैं ये 3 पॉइंट्स रफ कर देता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, बाकी मेरे पिछले वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे और आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। देखिए, 4th पॉइंट हमारा जो है इसमें, वो है अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो उदारवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भारत का जो राज्य है, द स्टेट ऑफ इंडिया इज लिबरल इन इट्स नेचर बिकॉज इट प्रोवाइड्स सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है हमें, इसीलिए वो कहते हैं कि लिबरल व्यू है इंडियन स्टेट का। अब देखिए, लिबरल व्यू कैसे है। ये फंडामेंटल राइट्स एक तो हर कंट्री में प्रोवाइड नहीं होते हैं, डिक्टेटरशिप में तो बिल्कुल नहीं होते हैं, और कहीं कहीं पर होते भी हैं तो वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, जबकि इंडिया में दीज आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये एक बेसिक फर्क है, इसीलिए भारतीय राज्य को उदारवादी कहा जाता है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, दे आर इनएविटेबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। ये अनअवॉइडेबल है, ये वाइटल है, दीज आर इंपेरेटिव फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए और उसके बेहतर भविष्य के लिए, वो जिंदगी अपनी सम्मान के साथ जी सके और सुखी तरीके से जी सके, उसके लिए ये मौलिक अधिकार अपरिहार्य हैं। और ये जो अपरिहार्य अधिकार है, ये भारतीय संविधान देता है। मैं अगेन आपको कहूंगा, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट नहीं देती है। These are provided by the fundamental law of the land. And what is the fundamental law of the land? Constitution. Constitution हमारा fundamental law of land है, और Constitution इन्हें प्रोवाइड कराता है। अब जब Constitution इन्हें प्रोवाइड कराता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो हमसे ये फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकती। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स फ्रॉम अस। इस बात को दिमाग में रखिए। हाँ, जब कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस होती हैं तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, खत्म नहीं करा जाता है। दीज आर नॉट एबॉलिश्ड, दीज आर सस्पेंडेड इन सम इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, आपको पता है। और अगर फिलहाल भी आप लोग देखें तो दीज राइट्स आर सस्पेंडेड। इसमें से बहुत से राइट्स सस्पेंडेड हैं इस वक्त। आपके लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है। ड्यू टू द पेंडेमिक ऑफ कोरोना, सम ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो सस्पेंड हुए हैं, ये सिर्फ
कुछ समय के लिए हुए हैं, ठीक है, ये खत्म नहीं हुए हैं, दीज आर नॉट एबॉलिश्ड। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जिनको कि खत्म नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें क्यों नहीं छीन सकती एग्जीक्यूटिव? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए जा सकते हैं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए, ये हमारे संविधान में जो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वो अब 6 रह गए। राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया था, पहले कर दिया गया था। देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, ये अब आप कहेंगे एबॉलिश कैसे कर दिया? देखिए, इसको लेकर ये जो फंडामेंटल राइट है दे तो दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, पर इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान तो है नहीं तो इनकी प्रोटेक्शन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है लिखी हुई, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन है, तो वो इनकी प्रोटेक्शन करती है। अब यहां एक बात ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन राइट्स को आपसे नहीं छीन सकती, तो क्या इन राइट्स में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं, लेकिन बट नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, ओनली द लेजिस्लेचर कैन चेंज और एबॉलिश दीज फंडामेंटल राइट्स। इस चीज को आप समझ लीजिए, इसे हम यहां संसद कहते हैं। संसद इन अधिकारों में चेंज कर सकती है। अभी जो आपके राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं लॉकडाउन में, कोरोना में, वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने सस्पेंड किए हैं, सिर्फ सस्पेंड किए हैं, निलंबित किए हैं। लेकिन इनमें परमानेंट चेंज करना है या परमानेंट इनको खत्म करना है, तो वो अधिकार संसद को है। लेकिन वो अधिकार भी ऐसा नहीं है कि संसद जब चाहे जैसे मर्जी खत्म कर दे। इसीलिए आपको इन दोनों टॉपिक्स को मिलाते हुए पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, न्यायिक समीक्षा जिसे हम कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है। तो थोड़ा सा आप इसको देखिएगा कि पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट करती है, तो वो अमेंडमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, इसको हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी चेक करती है। कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंज करती है, उसको चैलेंज कर सकता है, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो देखती है कि वो जो अमेंडमेंट, जो संशोधन किया गया है, वो संविधान के अनुसार है या नहीं। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में संबंधित हैं, इसको आप समझ लीजिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके संविधान में फिलहाल 6 हैं, और ये आपका पहला राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आपका चौथा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपके कल्चरल राइट्स आते हैं, सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब मैं यहाँ इन सारे राइट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसके लिए आपका एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें मैं उस वीडियो में ये सारे राइट्स आपके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 7 थे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं की वजह से हम ये जो गरिमामय डिग्निफाइड लाइफ जी पाते हैं। हर कंट्रीज में ये या तो होते नहीं है, होते भी हैं तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जब चाहे हम उन्हें छीन सकती है। इंडिया में ये बहुत बड़ी बात है कि फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। ये आप इनकी वैल्यू समझिए। जब चैप्टर आएगा इसका, मैं आपको जब डिटेल में कराऊंगा आपको समझ आएगा।
अब यहीं से मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे और 6 थे, तो वो हमारी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ने 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, देखिए ये स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ बनाई गई है। ये स्वतंत्र कैसे है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप जुडिशियल रिव्यू समझ लीजिए, क्योंकि स्वतंत्र बनाने के साथ साथ इसे एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक समीक्षा की। और न्यायिक समीक्षा वही है कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है या आपके मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ करती है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी में, न्यायपालिका में। न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वो देखेगी कि ये जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया है या मौलिक अधिकारों के साथ अगर कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ छेड़छाड़ है, सो दैट इज वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करता। और अगर जुडिशरी को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नल एंड वॉइड। जुडिशरी या न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है आसान भाषा में। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा में यह अधिकार भी है न्यायपालिका को कि वो संविधान की व्याख्या करे। जुडिशियल रिव्यू इंक्लूड्स द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में इफ देयर इज एनी डाउट और देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट in the meaning of the any part of the constitution, then the judiciary will interpret and the Supreme Court is the final interpreter of the constitution. उच्चतम न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार रखता है। तो इस चीज को आप समझिए। पहला था आपका अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मैंने बताया आपको पहले 7 थे, अब 6 हैं। मैंने आपको नाम बताए। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है छीनने का, लेकिन कुछ स्थितियों में सस्पेंड कर सकती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में आपके कुछ राइट सस्पेंड हैं, घर से बाहर निकलने के कुछ परिस्थितियों में राइट्स आपके सस्पेंड कर रखे हैं। और भी लॉकडाउन में आप समझते हैं किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, तो समझ लीजिएगा वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ओनली सस्पेंडेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इनको अगर एबॉलिश करना है, पूरी तरह खत्म करना है, वो राइट सिर्फ संसद के पास है, पर वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मनमाने तरीके से संसद उन्हें खत्म नहीं कर सकती, संसद उसमें मनमाने तरीके से चेंजेस भी नहीं कर सकती। संसद अपनी विल पर, अपनी मौज पर, द लेजिस्लेचर कैन नॉट मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स एज पर इट्स विम्स एंड फैंसीज। ओके, ये सिर्फ संविधान के दायरे में रहते हुए ही इनमें परिवर्तन कर सकती है, और वो फिर भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो फिर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। और फाइनल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और अब अगर आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में सोच रहे हो, तो देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बेसिक पर्पस यही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। गवर्नमेंट के जो दूसरे पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे गलत तरीके से छीन ना लें, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है। और भी पर्पस है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए बनाई गई बेसिकली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। द जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? संविधान की संरक्षक है जुडिशरी, और स्पेशली द हायर जुडिशरी। जो हायर जुडिशरी है वो संविधान की गार्जियन है, संरक्षक, जिसे आप हिंदी भाषा में कहते हैं। अभी जुडिशियल रिव्यू अगर आप जानना चाहें तो वैसे तो आप समझ गए होंगे, बट देखिए जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर एनी एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर null and void if it does not conform to the provision of the constitution. Okay, देखिए judicial review is the power of the constitution to declare any act of the state or central legislator null and void if it does not conform to the
प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान के प्रोविजन से मेल नहीं खाता लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका या राज्य विधायिका का कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों से मेल नहीं खाता, तो हमारे जो उच्च और उच्चतम न्यायालय हैं उसे रद्द कर सकते हैं। इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैं आपको बताता हूं, जुडिशरी में इंडिपेंडेंट क्यों बनाई गई है। मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो दो पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के दूसरे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ये कहीं जनता पर आप कह सकते हैं अत्याचार ना करने लग जाए, अपनी हदें ना पार करने लग जाए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, तो इसमें जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, इसके जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, और इनका जो टेन्योर होता है वो इनके रिटायरमेंट तक होता है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि हाई कोर्ट का कोई जज है उसको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है। अब सवाल ये कि इंडिपेंडेंट कैसे। इंडिपेंडेंट ऐसे है कि प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट इनको निकाल नहीं सकता, मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सपेल देम। फिर इन्हें कौन निकाल सकता है? इन्हें निकालने का अधिकार फिर अगेन संसद को दे दिया गया है। आप कहेंगे भाई ये तो कमाल की बात है, संसद के कानूनों पर तो ये जुडिशरी है, ये जुडिशियल रिव्यू करेगी और जजों को निकालने का काम संसद करेगी। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की। इसे चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी क्यों ना हो, वो कहीं बाकी सब के ऊपर डोमिनेट ना करने लग जाए, बाकी पार्ट्स के ऊपर और पूरी जनता के ऊपर। इसीलिए ये चेक्स एंड बैलेंस की पावर रखी गई है कि लेजिस्लेचर के लॉज को जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी करेगी और जुडिशरी के जजेस को हटाने का काम लेजिस्लेचर करेगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर आप समझने की कोशिश करें। ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए भारतीय जो स्टेटस है उदारवादी कहा जाता है। इसमें कोई एक ऑर्गन नहीं है जो डिक्टेटर की तरह काम करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रखा गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जुडिशरी के जजेस को संसद हटा सकती है, तो फिर तो वो कभी भी हटा सकती है जब उसका मन है। ऐसा नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्ट्रिक्ट और क्लियर प्रोविजन दे रखे हैं। वैसे तो जब ये चैप्टर आता मैं आपको बताता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि उसमें ये प्रोविजन कर रखा है कि अगर जजेस का कोई मिसबिहेवियर होता है या इनकैपेसिटी, ठीक है, या तो वो कोई मिसबिहेवियर करते हैं या वो इनकैपेसिटी यानी कि वो काम करने के योग्य नहीं रह जाते, तभी उनको हटाया जा सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए, इसको कदाचार कहते हैं मिसबिहेवियर को, और इसे अयोग्यता कहते हैं। तो इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर बनाया गया है। पार्लियामेंट के कुछ नंबर्स फिक्स कर दिए गए हैं, वो इसका एक प्रपोजल लाते हैं और फिर उस प्रपोजल के पास होने के बाद यहां पर जो जज होता है उसको बुलाया जाता है, वो अपना पक्ष रखता है और उसके बाद यहां वोटिंग होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो बिल पास होना चाहिए, तभी जज को निकाला जा सकता है। और ये नहीं है कि सिंपल मेजॉरिटी से निकाल सकते हैं, नहीं, 2/3 मेजॉरिटी से।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्य हैं और राज्यसभा में 100 सदस्य हैं, यहां वोटिंग होती है। 51 लोग कहते हैं निकाल दो जज को, 49 लोग कहते हैं मत निकालो। क्या जज को निकाल दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, कम से कम 67 लोग जब तक नहीं कहेंगे कि जज को निकाल दो तब तक नहीं निकाला जाएगा। और तब भी नहीं निकाला जाएगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में, वहां फिर 67 कम से कम % लोग कहें कि निकालो। उसके बाद जज अपनी सेवा से मुक्त माना जाएगा। ये इतनी लंबी और कठिन प्रक्रिया है कि आज तक स्वतंत्रता के बाद किसी भी जज को उसकी पद से नहीं हटाया जा सका है। एक आध बार कोशिश की गई है लेकिन हटाया नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जरूर है जुडिशरी, लेकिन ये भी डिक्टेटरशिप नहीं रख सकती, क्योंकि अगर ये कोई बहुत खराब काम करती है तो इस तरह का महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये मैंने आपके 2 पॉइंट्स क्लियर कराए, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू। ये इससे पता लगता है कि भारतीय राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण है। देखिए डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, पावर डिवाइड कर दी गई डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच, जनता की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई एक जनता पर हावी ना हो जाए। फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं लोगों के, ताकि लोग अपना जीवन इज्जत के साथ और खुशी से जी सकें। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कराए हैं। बाकी के पॉइंट्स मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आगे के वीडियोस आपके पास आते रहें, उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। क्या आपको इसमें कोई डाउट है, अगर मैंने जो बताया है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की या उस पर कोई दूसरा वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।